Let's make career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, यानी कि जिनमें से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनको पढ़ना आसान है और हर बार एक या दो या उससे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बार बार पूछे ही जाते हैं। इस कड़ी में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। आज उसमें हम आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, क्रांतिकारी, 1857 का आंदोलन, इस तरह के कुछ टॉपिक जिनसे हर बार एक सवाल आता ही आता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। पहले एक भूमिका बताई गई है कि राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए। अब ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में ही ब्रिटिशकालीन भारत में कोई भी आंदोलन क्यों हुआ। जाहिर सी बात है, आंदोलन तभी होता है जब आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहा है उसकी किसी बात से नाराजगी है, शासक वर्ग से वो नाराज है, तभी आंदोलन किया होगा। अब यहाँ किसानों ने आंदोलन किया तो ये तो जाहिर सी बात है कि किसान नाराज रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि किसान किन बातों से नाराज थे। हमको वही बातें खोजनी है और राजस्थान में ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो यहाँ के किसान नाराज हुए। अब ये समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा पहले कि शासक वर्ग कौन कौन सा था। जैसे आज के लोकतंत्र में तो एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है और एक स्थानीय प्रशासन है। लेकिन उस समय शासक वर्ग कौन कौन सा था। एक तो ब्रिटिशकालीन भारत में जो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है, जिसका सीधा कंट्रोल एक तरह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट से है। भारत में वायसराय उसका सर्वोच्च प्रतिनिधि है और उसके बाद अलग अलग राज्यों में गवर्नर है और एक एक रियासत में उनका एजेंट है, जिसको कहा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो उनका पॉलिटिकल एजेंट है। तो यानी एक सत्ता तो है ब्रिटेन की तरफ से, दूसरी उस राज्य की प्रजा को सीधा दिख रहा है वहां का राजा, जो वहाँ की रियासतों का प्रमुख है, रियासत का एक राजा हो गया। इसके अलावा कुछ स्थानीय जागीरदार और कुछ सामंत ये भी जनता पर शासन कर रहे हैं। जो देसी रियासत होती थी, देसी रियासत का प्रमुख तो वहाँ का राजा हो गया और देसी रियासत को भी क्षेत्रीय प्रशासन में बांटा गया था और उस क्षेत्रीय प्रशासन को वहाँ के सामंत संभालते थे। तो इस तरह से जनता को कईयों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता था, स्थानीय जागीरदार के प्रति, सामंत के प्रति, देसी रियासत के राजा के प्रति और उसके अलावा अंग्रेजों के भी प्रति स्थानीय जनता जिम्मेदार थी। यानी उनसे ही टैक्स वसूली की जाती थी, किसान है तो उनसे भी तरह तरह की लगान ली जाती थी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इन चारों ने ही कुछ ऐसा किया होगा, तीन चार ये जो वर्ग हैं, जागीरदार है, सामंत है, स्थानीय राजा है और अंग्रेज है, इन चारों से ही जनता नाराज थी। अब हम कारण जानने की कोशिश करते हैं कि चारों ने ऐसा क्या किया कि जनता नाराज है। अब समझते हैं, शुरुआत करते हैं। राजस्थान में जब ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना हुई तब यहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। जो शासक थे अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था, जब हमने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि 1818 के बाद जो स्थानीय राजा हैं उनके साथ ब्रिटिश सरकार ने एक संधि की और उस संधि के तहत यह तय हुआ कि जो देसी रियासत हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है, ब्रिटिश सरकार की है। यहाँ जो भारत में रहकर सरकार चल रही है उसकी है, अंग्रेजों की है। अब जब राजाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी गई उस संधि के तहत 1818 के बाद से जो हुई है, अब इस 13 के बाद से, अब इस संधि के तहत यह तय हो गया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अंग्रेजों की है। अब जब सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है तो स्थानीय राजाओं ने बिल्कुल ही हाथ पैर मारने बंद कर दिया। उनको लगा अब खतरा तो कुछ है नहीं, कि बाहर से कोई आक्रमण करेगा नहीं, और अगर कोई आक्रमण करता है आस पड़ोस का राजा, तो हमको बचाने के लिए अंग्रेजों से हमने संधि कर ली है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी राजाओं की हो गई खत्म। अब राजा इस वजह से, जो देसी राजा थे, रियासतें थी, वो ऐशो आराम में ज्यादा डूब गए। अंग्रेजों से उनको पेंशन के रूप में पैसा मिलने लग गया, सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं रही, राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश फौज उनकी सुरक्षा करेगी। अब इससे क्या हुआ, राजा भोग विलास में डूब गए ज्यादा और उनको पैसा वसूल करना था। उनको बदले में अंग्रेजों को लगान देनी थी यहाँ से। अब वो लगान वसूलेंगे किससे? किसानों से। अब किसानों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है, तो राजा को कोई डर नहीं रहा। अब वो क्या करते थे, किसानों पर अत्याचार उन्होंने करना शुरू किया और उनसे मनमानी लगान वसूल करने लगे ताकि ये आगे अंग्रेजों को पहुंचा सके। तो इस कारण जनता और वहां का स्थानीय राजा जो है आपस में टकरा रहे।
तो पहला कारण तो ये बना कि अंग्रेजों ने जो सुरक्षा का वादा राजाओं को किया, इस कारण राजा भोगविलास में डूब गए, अपनी जनता से कटने लग गए, किसानों से ज्यादा लगान वसूल करने लगे ताकि अंग्रेजों को आगे पहुंचाया जा सके, और इस कारण किसान अपने ही राजा से नाराज हो गए। दूसरा, अंग्रेजों की नीति, अंग्रेज यहाँ आए थे व्यापारी बन के, तो उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत से ज्यादा पैसा लेकर ब्रिटेन पहुंचाया जाए। व्यापारी बनकर वो मुख्य रूप से आए थे। उनकी नीति ये थी कि यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, उनको बर्बाद किया जाए। अब यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग थे, जिनको कुटीर उद्योग कहा जाता है, उद्योगों को 3 श्रेणी में हम बांटते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग बोलते, कुटी यानी कि कुटिया यानी कि आवास, ऐसा उद्योग जो घर से रह के चलाया जा सके। जैसे कि कोई कपड़े बुनने वाला बुनकर है, या कोई घर पे कपड़े सिलता है, या खादी का काम करता है, या मान लेते हैं कोई हाथ से बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई व्यक्ति है, तो जो घर पे ही अपने काम काज कर ले, ऐसे उद्योग कहलाते हैं कुटीर उद्योग। बांस की टोकरी बनाना या कुछ ऐसा करना, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इन उद्योगों को बर्बाद करना शुरू किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि यहाँ का मार्केट तबाह हो और यहाँ से हम सामान ले जाएं, कच्चा माल ले जाएं यहाँ से, और उसको बनवाएं कहाँ? ब्रिटेन में। और वहाँ की फैक्ट्री में बना हुआ माल इन्हीं लोगों को वापस बेचा जाए, भारतीयों को। हमारा ही सामान है, रॉ मटेरियल भारत का है। जैसे कपास यहाँ उत्पादन होता है, कपास यहाँ से ले गए और वो भी फ्री में ले गए और उसको पहुंचाया ब्रिटेन, मैनचेस्टर। वहां उसके बनवाया कपड़ा और उस कपड़े को बेचा यहाँ के मार्केट में, जिससे यहाँ के जो लोकल बुनकर थे, कपड़े के व्यापारी थे, वो तबाह हो गए। अब जब कुटीर उद्योग बंद हो गए तो क्या हुआ, ये लोग कृषि पर निर्भर हो गए। जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए वो वापस अपनी खेती बाड़ी में लग गए। अब जनता ज्यादा से ज्यादा खेती पर निर्भर होती जा रही है और अंग्रेज उस पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। इस वजह से जिनके धंधे छूट गए वो वापस खेती बाड़ी पर आ गए और उसमें उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ज्यादा लगान देनी पड़ रही है, तो ये लोग भी अंग्रेजों से नाराज हो गए। दूसरा कारण ये रहा कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे हो गए बर्बाद और भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस वजह से किसानों में एक असंतोष बढ़ा और जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। ये पूरे राजस्थान में, और ना सिर्फ पूरे राजस्थान में बल्कि ब्रिटिश कालीन पूरे भारत में किसान आंदोलन के कुछ जो कॉमन कारण है वो यही है। सब में जो कुछ बेसिक है वो ये है कि स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहे। दूसरा कि जनता के जो छोटे मोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिए। अब जिनके उद्योग बर्बाद हो गए वो वापस खेती पर आ गए और खेती पर टैक्स बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। इसलिए ये जनता, ये किसान जो लोग हैं, नाराज हो गए अंग्रेजों से और अपने स्थानीय राजा से। अब राजस्थान में किसान आंदोलन कहाँ कहाँ कब कब हुआ, अब हम उसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है बिजौलिया आंदोलन, काफी प्रमुख है। जब भी किसान आंदोलन से सवाल आया, ज्यादातर बिजौलिया आंदोलन से पूछा गया। अब बिजौलिया आंदोलन क्या है? बिजौलिया एक स्थान का नाम है। आज ये भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बिजौलिया। तो नाम के स्थान, मतलब स्थान के नाम पर तो आंदोलन का नाम पड़ा कि बिजौलिया, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और भीलवाड़ा खुद भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है, तो ये मेवाड़ राज्य में स्थित था, प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। अब यहाँ इसकी बनावट ऐसी थी, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि आप देखेंगे भी नीचे एक नक्शा दिया हुआ है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इसके आसपास, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उनका बॉर्डर लगता है। तो इधर से उधर किसानों का आना जाना, लोगों की आवाजाही यहाँ बनी रहती थी। और यहाँ जो कृषक थे मुख्य रूप से उनकी जाति थी धाकड़। अभी भी आपने धाकड़ सरनेम सुना होगा, तो धाकड़ जाति के लोग यहाँ मुख्य रूप से रहते थे बिजौलिया में। अब यहाँ जो आंदोलन हुआ वो 1894 के बाद से शुरू होता है और दरअसल वास्तव में शुरू होता है 1897 से। घटनाएं जैसे 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 अपना स्थान लेना शुरू करती हैं, उसमें शुरुआत हो जाती है 1894 से। 1894 यहाँ के राव, बिजौलिया के राव गोविंद दास की हो गई मृत्यु। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद बिजौलिया ठिकाना जो है, वहां के जागीरदार और किसान, इनके बीच में मतभेद बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? राव गोविंद दास के साथ किसानों का ठीक ठाक व्यवहार था, तौर तरीके सब सही चल रहे थे। अब जो नए यहाँ बनते हैं कृष्ण सिंह, अब उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की, जनता उनसे नाराज हो गई। यानी कि पहला तो राव गोविंद दास की मृत्यु, इनकी मृत्यु होने से नया जो जागीरदार बनता है, सामंत बनता है उस क्षेत्र का, उनकी, वहां का ठिकानेदार जो है, उनकी और आम जनता की, किसानों की आपस में थोड़ी सी ठन गई, उनके मतभेद शुरू होने लगे। अब कैसे कैसे शुरू होते हैं इसको समझते हैं। यह आंदोलन 3 चरणों में चला, बिजौलिया का किसान आंदोलन। पहला चरण जिसमें आम जनता ने अपने लेवल पर आंदोलन किया, जो माना जाता है 1897 से शुरू हुआ है और चला 1915 तक, ये कहलाता है आंदोलन का पहला चरण।
दूसरा चरण जब ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, यानी कि बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें शामिल हो गए, और यह चरण चला 1915 से प्रारंभ होकर और चला है 1923 तक, यानी कि लगभग 8 साल। और फिर माना जाता है इसका अंतिम चरण जब आंदोलन लगभग समाप्त हो गया, तो ये समाप्त होता है 1941 में जाकर। बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला, जब आम जनता ने आंदोलन चलाया अपने लेवल पर, ये चलता है 1897 से लेकर 1915 तक। दूसरा, जब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला, राष्ट्रीय नेताओं ने इसमें भाग लिया। इसी दौर में विजय सिंह पथिक का नाम आता है। ये चला 1915 से और कब तक चला? 1923 तक। तीसरा, जब ये आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर है, जनता की जो मांगे कुछ पूरी कर दी गई या जनता की कुछ तरह से दबा दी गई मांगे, कुल मिला के आंदोलन खत्म हो गया और ये खत्म हुआ 1941 तक। इस तरह इसके 3 चरण चले। अब क्या क्या हुआ, जैसे कि अभी मैंने पहला जो आपको बताया कारण, वो था राव गोविंद दास की मृत्यु। गोविंद दास की मृत्यु के बाद क्या हुआ, राव कृष्ण सिंह जो यहाँ थे बिजौलिया क्षेत्र में, उन्होंने 1903 में एक ऐसा नियम पास कर दिया, ऐसा कानून बना दिया जिससे जनता नाराज हो गई। उन्होंने जनता पर एक नया टैक्स आरोपित कर दिया और इसका नाम रखा चंवरी कर। चंवरी नाम से एक नया टैक्स बना दिया। इसमें क्या होता था कि किसानों की, स्थानीय लोगों की, जब भी उनके घर में बेटी की शादी होती थी, बेटी की शादी के अवसर पर वो 13 रुपए उनको टैक्स के रूप में राजा को, यानी कि राव कृष्ण सिंह को यहाँ जमा कराने होते थे। एक तो 13 रुपए देने होते थे। दूसरा, जो दूल्हा है यानी जो वर है, वो भी जाएगा राजा के दरबार में, सिर झुका के आएगा, उनका आशीर्वाद लेके आएगा। यानी कि जो भी, जिसकी भी शादी होगी, हर वर को, हर दूल्हे को यहाँ जाके पहुंचना है कृष्ण सिंह के दरबार में और वहां नतमस्तक होना है, राजा को प्रणाम करके आना है। अब इससे क्या हुआ, जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है कि भले ही आप राजा हैं, महाराजा हैं, कोई है, कुछ भी है, लेकिन जनता को ठेस लगी कि ऐसा क्यों कि किसी के यहाँ भी शादी हो और आपने नियम बना दिया अनिवार्य कि वर को वहां जाके सिर झुकाना होगा, और दूसरा, उसके अलावा जिस घर में बेटी की शादी है उसको टैक्स देना होगा। और ये 13 रुपए भी काफी मायने रखते थे उस दौर में। बात हो रही है 1903 की, तो 13 रुपए भी आम जनता के पास नहीं थे। अब इससे स्थानीय लोग नाराज होने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, 1906 तक आते आते कृष्ण सिंह की हो गई मृत्यु और इनकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान ही इनकी मृत्यु हो गई। और अब नए यहाँ ठिकानेदार बना दिए गए जिनका नाम है पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह बने तब यहाँ एक तरह का टैक्स दिया जाता था। जो नया सामंत बनता है, तो सामंत बनने के अवसर पर वो अपने ही क्षेत्र का जो राजा है उसको टैक्स देता था और उसका नाम रखा गया था तलवार बंधाई। यानी कि अब उसकी तलवार बंध गई है और इस अवसर पर उसको अपने देसी रियासत का जो राजा है उसको एक उपहार स्वरूप कुछ देना है। ये तलवार बंधाई कर कहलाता था। अब ये जो तलवार बंधाई यहाँ पृथ्वी सिंह ने जो दिया मेवाड़ के राणा को, वो दरअसल आम जनता पर थोप दिया इन्होंने कि इनको जो आगे लेना है, आगे पहुंचाना है, वो इन्होंने जनता से वसूल लिया। मान लेते हैं आप कहीं के सामंत बने हैं और उस क्षेत्र का जो राजा है, सामंत बनने के अवसर पर आपको उसको कुछ गिफ्ट देना है। अब आप सामंत बने, आपके कमर में तलवार बंधी है, तो इसको बोल देगा तलवार बंधाई। अब गिफ्ट आपको देना था, लेकिन आपने क्या किया, जिस क्षेत्र के आप सामंत बने वहां की जनता से पैसा वसूल लिया और उसको ही आगे पहुंचा दिया नजराने के रूप में। अब इससे जनता नाराज हो गई। तो यानी ये तो वहां के ठिकानेदार जो थे उनसे नाराजगी का कारण। गोविंद दास जब तक थे तब तक नहीं था। फिर कृष्ण सिंह बने तो उन्होंने चवरी कर लगाया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आए पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने भी जनता से पैसा वसूल करके तलवार बंधाई जो टैक्स था आगे वो दिया, यानी कि अपने मेवाड़ के राणा को। तो इस वजह से ये जो किसान है ये हो गए इनसे नाराज। और अंग्रेजों की नीतियां तो दमनकारी थी ही, हमेशा से ही उन्होंने उद्योग धंधे चौपट किए, मनमानी लगान वसूल की। इन सब वजहों से किसान यहाँ के हो गए नाराज और वही हमको दिखा आंदोलन के रूप में, जिसको हमने कहा बिजौलिया किसान आंदोलन। अब एक बार इसको देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया अंचल में एक नया चवरी कर लगा दिया, जिससे हर व्यक्ति को लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 5 रुपए ये देना होता था, ये ठिकाने पर जमा कराना होता था। और वर के लिए राव साहब यानी कि राव कृष्ण सिंह के दरबार में पहुंचना होता था, नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेना होता था। लोगों को लगा अपमानजनक। अब लोगों ने इसका विरोध किया, मूक विरोध, कोई आंदोलन नहीं किया, चुपचाप विरोध। कैसे विरोध किया, जैसे ही उन्होंने टैक्स लगाया लोगों ने अपनी बेटी की शादी करना ही बंद कर दिया। ये विरोध किया कि अगर आप बेटी की शादी में ये लगाओगे और हर वर्ग को, हर दूल्हे बना जो व्यक्ति है उसको जाके नतमस्तक होना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा हम शादी नहीं करेंगे। विरोध के तौर पर उन्होंने 2 साल तक इस बिजौलिया क्षेत्र में किसी बेटी की शादी ही नहीं हुई। तो राजा दबाव में आ गया, मतलब ये जो कृष्ण सिंह यहाँ का है।
3 में तो उन्होंने ये कानून बनाया था, 2 साल तक इन्होंने कुछ शादियां ही नहीं की और 6 में इनकी मृत्यु हो गई, पर जनता नाराज हो गई। अब 2 साल तक इन्होंने अपने यहाँ कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ रियायतें दी और जब जनता संतुष्ट हुई तो थोड़े समय के लिए किसान संतुष्ट तो हो गए, पर उनको एक बात समझ में आई कि अगर हम एक हो जाएं तो हमारे पास ताकत है, हम किसी को भी झुका सकते हैं। तो किसानों को अपने संगठन की शक्ति का एहसास यहाँ हुआ। फिर 1906 में रामकृष्ण सिंह का निसंतान ही देहांत हो गया। फिर उन्हीं के निकट संबंधी थे पृथ्वी सिंह, उनको बिजौलिया का नया ठिकानेदार बनाया गया। अब मेवाड़ के राज्य के जो महाराणा थे उन्होंने पृथ्वी सिंह से तलवार बंधाई नामक टैक्स लिया, जो मैंने आपको बताया, और ये रकम पृथ्वी सिंह ने जनता से वसूल कर ली। अब जनता ने, किसानों ने उनका विरोध किया। अब जब विरोध किया तो वो और ज्यादा सख्त हो गए, दमनकारी नीतियां अपनाई। और इसी क्रम में एक नेता थे यहाँ के साधु सीताराम दास, जो कि इस ठिकाने के, बिजौलिया ठिकाने के पुस्तकालय में काम करते थे, लाइब्रेरी में। उनको वहां से हटा दिया, नौकरी से निकाल दिया। अब जो नौकरी से निकाल के उनको भी जेल में डाल दिया, कुछ और किसान नेताओं को जेल में भी डाल दिया, तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। यानी जितना ज्यादा आप दमन करेंगे आंदोलन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर 1914 में पृथ्वी सिंह का हो गया देहांत और उनका पुत्र, जिसका नाम है केसरी सिंह, ये तब तक नाबालिग था, यानी कि अल्पवयस्क था। तो इस कारण मेवाड़ का, यानी कि यहाँ बिजौलिया का जो शासन है वो पहुंच गया महाराणा के, मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में। यानी सामंत या ठिकानेदार के ना होने पे शासन कहाँ चला जाएगा, जो वहां का स्थानीय देशी राजा है उसके पास। यानी वो एक तरह से केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में चला गया, उस रियासत की केंद्र सरकार। तो जागीरी प्रशासन, जो कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के नियंत्रण में चला गया। अब किसानों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हालत वैसे की वैसे बने रहे। अब मेवाड़ टैक्स वसूल कर रहा है। अब इस हालत में, मतलब यही 1915 में आंदोलन का एक पहला चरण लगभग समाप्त हो जाता है, जब आम जनता ने अपने लेवल पर ही आंदोलन शुरू किया। अब आता है आंदोलन का दूसरा चरण, 1915 के ही वर्ष में ही शुरू हो जाता है। यह आंदोलन रफ्तार पकड़ता है 1916 में। 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में शामिल हुए, जिनका मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम था भूप सिंह। पहले भी हमने पढ़ा, जब क्रांतिकारी पढ़ रहे थे हम राजस्थान के, तब भी हमने देखा विजय सिंह पथिक का मूल नाम यह है भूप सिंह। अब विजय सिंह पथिक, उनमें काम करने की अद्भुत क्षमता थी, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी थी। अब उन्होंने सारे किसानों को पहले से सुनियोजित किया। किसी भी आंदोलन में या किसी भी काम में सफल होना तभी सुनिश्चित होता है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा हो। अब यहाँ किसान आंदोलन भी तभी सफल हो सकता था जब उसको मैनेज करने वाला कोई एक लीडर अच्छा होना चाहिए, अच्छा मैनेजर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ भी वही बात हुई। एक बात कही जाती है, उदाहरण के रूप में ऐसा कहा जाता है कि अगर शेरों के झुंड का लीडर किसी भेड़ को बना दिया जाए तो वो सारा झुंड भेड़ की तरह व्यवहार करेगा, और भेड़ों के झुंड का लीडर अगर किसी शेर को बना दिया जाए तो वो सारा झुंड शेर की तरह व्यवहार करेगा। यानी लीडर की जो सोच है, लीडर का जो विजन है, उसी अकॉर्डिंग बाकी सारे जो उसके एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं। अब यहाँ जो अभी तक किसान आंदोलन चल रहा था, उनको कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। विजय सिंह पथिक के आने से वो कमी हो गई पूरी। अब उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि जितने भी किसान हैं उन सबको नियोजित किया, उनको समझाया कि हमको किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है, हमारा आगे का टास्क क्या होगा, और अगर अंग्रेज सरकार हमें कुचलते हैं या स्थानीय राजा हमको दबाता है तब हमारा एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, क्या हिंसक होगा, अहिंसक होगा। यानी कि पूरे प्लान के साथ हमको आगे बढ़ना है। इन्होंने बिजौलिया में एक विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया, तो ये किसने किया, विजय सिंह पथिक ने, बिजौलिया में। अब इसके ही तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी बनाई गई, एक पाठशाला यानी कि स्कूल चालू हुआ और एक अखाड़ा चालू हुआ, और ये सब राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। लोग यहाँ आकर डिस्कशन करते थे, पॉलिटिकल जो उनकी चर्चा थी यही होती थी। इस दौरान मणिकलाल वर्मा, जो इस समय बिजौलिया के ठिकाने में ही कर्मचारी के रूप में काम करते थे, विजय सिंह पथिक के प्रभाव में आकर उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और वो भी इसी आंदोलन से जुड़ गए, और साथ के साथ पूरा जीवन उनका इसी आंदोलन में लग गया। अब इस आंदोलन में एक और व्यक्ति का नाम अभी आया था, साधु सीताराम दास, जिनको वहां से ठिकाने से निकाल दिया गया था, पुस्तकालय में काम करते थे। तो ये भी आंदोलन से जुड़ गए, विजय सिंह पथिक के साथ ये भी जुड़ गए। अब विजय सिंह पथिक, जो कि उपरमाल क्षेत्र में, यहाँ अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं राजस्थान की तो उसमें उपरमाल का पठार आपने पढ़ा होगा, जो कि मेवाड़ के आसपास का एक क्षेत्र है, भीलवाड़ा के आसपास का। तो विजय सिंह पथिक जो है उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए उस क्षेत्र में। वहां के निवासी उनको महात्मा जी कहते थे,
उनके आदेश मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि इन्होंने जनता को एक अच्छा लीडर दिया, जनता इसलिए इनकी बातें मानती थी। अब क्या हुआ, पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित थे, वो जानते थे किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए उन्होंने सन 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में ये एक उन्होंने बोर्ड बनाया और क्रांति का बिगुल बुझा दिया। यानी कि इसी दिन क्रांति शुरू हुई। कब शुरू हुई है? यहाँ 1917 में, जिस दिन हरियाली अमावस्या थी, उस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा चरण इसका विधिवत रूप से तब प्रारंभ हुआ क्रांति के रूप में। इन्होंने कहा किसानों को कि युद्ध के लिए आपको चंदा नहीं देना है। पहले अगर युद्ध होता था तो उसके लिए खर्चा चाहिए और जनता से चंदा वसूल जाता था कि आप हमें खर्चा दो तभी राजा रजवाड़े युद्ध करेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया, युद्ध के लिए कोई चंदा नहीं देना है। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। बेगार करने का मतलब होता है बिना मजदूरी की नौकरी। अब राजा रजवाड़े या अंग्रेज इनको ऐसे लगा देते थे, काम करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे। इसी को कहते थे बेगार। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। एक व्यक्ति थे नारायण जी पटेल, गोविंद निवास उनका गांव था। इनको भी काम के लिए बुलाया गया तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने भी बेगार देने से मना कर दिया। अब इस ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। सूचना जब किसानों को मिली तो बड़े बड़े किसानों के जत्थे रवाना हुए। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया इस ठिकाने के प्रशासक को। अब वो परेशान हो गए, उनको डर लगा कि जनता विद्रोह कर देगी। तो उन्होंने नारायण जी पटेल को मुक्त कर दिया और किसानों की ये, यानी कि उनकी क्रांति की ये पहली विजय बनी। फिर पथिक ने आगे बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र चलता था प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उनसे इन्होंने संपर्क किया कि आप अपने न्यूज़पेपर प्रताप में हमारे बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में छापो, ताकि पूरे देश को पता चले कि यहाँ किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अब ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं ये सहमत हो गए कि ठीक है, और इन्होंने उसमें एक कॉलम लिखना ही शुरू कर दिया। हर दिन एक कॉलम आता है। ये एक स्तंभ खोल दिया। इससे पूरे देश को पता चला कि बिजौलिया में क्या घटित हो रहा है और ब्रिटिश हुकूमत साथ के साथ जो स्थानीय राजा हैं वो इनके साथ कैसा अत्याचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी तक भी बात पहुंची। अब महात्मा गांधी तक जब बात पहुंची तो इन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने सचिव को भेजा। महात्मा गांधी के निचले सचिव थे यहाँ महादेव भाई। ये सवाल पूछ लिया जाता है ऐसे फैक्चुअल कि महात्मा के कौन सा किसान आंदोलन जिसमें जानकारी लेने के लिए महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई को भेजा, तो कौन से आंदोलन में भेजा? बिजौलिया किसान आंदोलन। अब इनको भेजा गया यहाँ, ये आए, इन्होंने जानकारी ली, गांधी जी के को जाके इन्होंने पूरी स्थिति से अवगत करवाया और गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रति एक तरह से नैतिक समर्थन प्रदान किया। अब वो खुद तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन जरूर प्रदान किया किसानों के प्रति कि किसान जो कर रहे हैं सही है और अंग्रेज सरकार और स्थानीय राजा उनके साथ गलत कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो स्थानीय राजा और ब्रिटिश सरकार किसानों को कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन तभी चालू हो जाता है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया, इसमें कहा गया हम ब्रिटिश सरकार के किसी काम में सहयोग नहीं करेंगे। अब असहयोग आंदोलन ने अच्छा खासा एक तरह से एक्सेलरेशन, एक रफ्तार हासिल कर ली थी और अब अंग्रेजों को ये डर लगा कि असहयोग आंदोलन में ही कहीं बिजौलिया का किसान आंदोलन भी जुड़ जाए। छोटे मोटे स्थानीय जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं वो सब भी अगर इनके साथ हो गए तो ये राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा अब किसानों की कुछ बातें मान लेनी जरूरी है ताकि इनको शांत कर दिया जाए और इसके लिए इन्होंने एक समझौता किया, विचार विमर्श किया। अब इसके लिए किस किस को भेजा, ये सवाल आते हैं। इसके लिए इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिनका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड, उनको भेजा गया। उनके सचिव थे आगलवी, उनको भेजा। मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट थे विल्किंसन, इनको भेजा गया। मेवाड़ राज्य के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल, इनको भेजा गया। तो 4-5 जो नाम आए हैं कौन कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड पहला नाम, दूसरा उनके सचिव आगलवी, यानी कि एक तो एजीजी और उसका सचिव, दूसरा मेवाड़ से 2 लोग हैं, एक तो वहां का रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य का दीवान वो है प्रभाष चंद्र चटर्जी। राज्य के शायर कौन? हाकिम बिहारी लाल। तो इस तरह से 5 लोग यहाँ आए और इनके साथ किसानों की, विजय सिंह पथिक की, बाकी किसान जो नेता है उनकी बातचीत हुई, बैठकें हुई और इस तरह से 11 फरवरी 1922 को इनमें समझौता हो गया। आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में, ये दूसरा चरण जो क्रांति के रूप में हरियाली अमावस्या को, वहां से शुरू हुआ था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में और यहाँ आके समझौता हो गया। कब? 11 फरवरी 1922 को।
लगभग 4.5-5 साल ही चला, ये काफ़ी बड़े स्तर पे चला। अब समझौता तो हो गया, पर अंग्रेज़ों ने यहाँ भी मक्कारी कर दी, गद्दारी कर दी। और वो गद्दारी क्या है, जैसे ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, चौरी-चौरा जो घटनाक्रम हुआ, जहाँ पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, कमज़ोर पड़ गया, तो अंग्रेज़ों को लगा अब इन किसानों की भी बात मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो केवल दबाव में ही बात सुनी थी, अब उनका मतलब निकल गया। जैसे ही मतलब निकल गया, तो अंग्रेज़ों ने इस समझौते की शर्तें तोड़ दी। जो-जो शर्तें तय की थी वो तोड़ दी, और जैसे ही समझौते की शर्तें तोड़ी, तब आंदोलन का तीसरा चरण शुरू हो गया। तो एजेजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को उस समय तो स्वीकार कर लिया था, जिससे समझौते के अनुसार किसानों को बहुत सारी रियायतें दी गई और लगभग 35 लाग यानी कि टैक्स जो है खेती पर दिया जाता था, वो समाप्त कर दी गई। और 1922 में यह आंदोलन यानी कि जो इसका दूसरा चरण था, बिजोलिया किसान आंदोलन का, समाप्त हो गया। अब अगला पड़ाव क्या आता है कि असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजेंट टू गवर्नर जनरल ये किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गया कि अब हम इनकी बातें क्यों माने, क्योंकि असहयोग आंदोलन का डर था वो तो समाप्त हो गया है। और इस कारण जो बिजौलिया के जागीरदार थे, उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और फिर से नई-नई टैक्स, नई-नई लागें इन पर लगा दी। इस कारण क्या हुआ, फिर से आंदोलन शुरू हो गया, किसान फिर से नाराज हुए। अब इसमें बड़े स्तर पर शुरू होता है फिर से मार्च 1927 में। किसानों की एक पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी यहाँ उपस्थित हुए। इन्होंने कहा किसानों को बारानी भूमि छोड़ें और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पर ये सफल यहाँ नहीं हुआ। फिर 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज, इन्होंने उदयपुर के जो महाराणा है उनसे और उनके साथ साथ सुखदेव प्रसाद, इनसे एक विचार विमर्श किया और यहाँ फिर से एक समझौता हुआ। पहले भी समझौता हुआ था 1922 में, अब यहाँ 1931 में समझौता हुआ, जिसमें उदयपुर ने पालन किया। क्यों पालन किया? क्योंकि उदयपुर महाराणा को भी डर था, जब प्रजामंडल आंदोलन वहाँ चल रहा था, कि कहीं किसान भी इनके साथ ना जुड़ जाएं, इसलिए उन्होंने भी आंदोलन का पालन किया। और फिर 1941 में फाइनली मेवाड़ के जो दीवान थे, जिनका नाम था टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने अपने राजस्व मंत्री को भेजा, जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। ये जो नाम आ रहे हैं ये खास हैं, ये पूछे जाते हैं सवाल। तो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा बिजौलिया, और जिनको कहा गया मध्यस्थ बना के भेजा कि किसानों से बात करो, दोनों पक्षों की आप समझौता करवाओ। अब इसके बाद 1941 में जो ये दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, इनके नेतृत्व में इनके जो राजस्व मंत्री गए मोहन सिंह मेहता, इन्होंने इस आंदोलन का परमानेंट जो कहते हैं कि सॉल्यूशन कर दिया, कि इसके बाद ये आंदोलन हो गया समाप्त। तो ये था बिजौलिया किसान आंदोलन। क्या क्या पढ़ा हमने बिजौलिया किसान आंदोलन में, 1-2 मिनट में फास्ट इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। पहले तो भाई किसान आंदोलन हुए क्यों? तो क्यों हुए थे किसान आंदोलन? क्योंकि जनता, किसान परेशान थे। और किस वजह से परेशान थे? अपने स्थानीय शासक से भी, अपने जागीरदार से भी, ठिकानेदार से भी और अंग्रेजों से भी। राजा से यानी कि स्थानीय शासक से क्यों परेशान थे, देसी रियासत से? क्योंकि राजा अब बेफिक्र हो गया। जैसे ही उसने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो संधि के तहत सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अंग्रेजों को दे दी गई कि अगर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करेगा तो अंग्रेज बचाएंगे। अब इस कारण राजा को जनता से खास मतलब रहने गया, बस उसने उनका शोषण करना जारी रखा, ताकि जो लगान भरना है, टैक्स देना है, वो अंग्रेजों को तभी जमा कर पाएंगे। तो जनता अपने शासक से, अपने जागीरदार से कट गई। और साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ की जनता के उद्योग धंधे चौपट कर दिए थे। अब उद्योग धंधे खत्म हो गए तो कृषि पर ज़्यादा लोग डिपेंड हो गए, और कृषि पर डिपेंड होने के बाद उन पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये लोग भी नाराज हो गए। अब इसकी सबसे पहले आप देखेंगे तो पुष्टि कहाँ होती है? बिजौलिया किसान आंदोलन में। बिजौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। आंदोलन 3 चरण में चला। शुरुआत में तो स्थानीय जनता ने अपने लेवल पर चलाया, दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर चला, और तीसरे चरण में आंदोलन समाप्त हो गया। शुरुआती चरण माना जाता है 1897 से लेकर 1915, दूसरा चरण आता है 1915 से 1923, और तीसरा चरण आता है 1923 के बाद, जो समाप्त होता है 1941 में। चरण कैसे कैसे चले? तो शुरुआत में जनता ने ही आंदोलन चलाया। कैसे शुरू हुआ था कि जब राव गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, तो वहां की स्थानीय जनता और जागीरदारों में आपस में मतभेद हुए। फिर राव कृष्ण सिंह आए, उन्होंने एक नया चौवरी कर लगा दिया। चौवरी कर में क्या होता था? बेटी की शादी पर 13 रुपये ठिकानेदार के पास जमा कराने होते थे, और जो लड़का है यानी वर है, जो दूल्हा बना हुआ है, उसको राव के पास जाकर, कृष्ण सिंह के पास जाकर दरबार में हाजिरी देनी है, नतमस्तक होना है। जनता नाराज हुई और उन्होंने मूक विद्रोह किया। 2 साल तक अपने घर में कोई बेटी की शादी ही नहीं की।
1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना बिजौलिया का। अब जो बिजौलिया का ठिकानेदार बना, उसने मेवाड़ के महाराणा को ठिकानेदार बनने पर एक टैक्स दिया जिसको कहते थे तलवार बंधाई। अब इस टैक्स की रकम उसने जनता से वसूल ली, किसानों से वसूल ली। तो किसान पृथ्वी सिंह के खिलाफ हो गए, उससे भी नाराज हो गए। फिर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई 1914 में और उसका पुत्र केसरी सिंह ये ठिकानेदार बना। लेकिन केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इस समय छोटी आयु का था, तो इसलिए उसका शासन यहाँ बिजौलिया का सीधा सीधा मेवाड़ के महाराणा के अधीन चला गया। और मेवाड़ के महाराणा के अधीन जाने के बाद भी स्थिति खास वैसी ही बनी रही, कोई खास परिवर्तन आया नहीं। पर जनता थोड़ी सी शांत हो गई, क्योंकि ठिकानेदार का शासन नहीं है, अब सीधा शासन कहाँ से हो रहा है, मेवाड़ के महाराणा से। अगला पड़ाव आता है 1916 के बाद, जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में आते हैं। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया और गणेश शंकर विद्यार्थी का एक जो समाचार पत्र था प्रताप समाचार पत्र में बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने एक स्तंभ लिखा है, एक आर्टिकल लिखते थे डेली। इस कारण आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर गया और महात्मा गांधी तक बात पहुंची। महात्मा गांधी ने भी आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने अपने निजी सचिव महादेव, जो उनका नाम था, उनको भेजा था। वो यहाँ आए, महादेव भाई यहाँ देख के गए क्या क्या चल रहा है, गांधी जी को रिपोर्ट दी। तो गांधी जी ने अपना आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन प्रकट किया। इसके बाद अगला पड़ाव आता है 1931 में, जब एक समझौता हुआ और अंतिम समझौता हुआ 1941 में, जब यहाँ के बिजौलिया मेवाड़ के जो दीवान थे, उन्होंने अपने राजस्व मंत्री को भेजा और राजस्व मंत्री ने आके 1941 में एक फाइनल समझौता कर लिया और उसके बाद बिजौलिया का किसान आंदोलन हो गया समाप्त 1941 में फाइनली। अब इसके बाद अगला जो आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन, या उसके बाद के अन्य जो आंदोलन, वो पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.